सर जैसे आपने ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि कई कई बार जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, चाहे आपकी पर्टिकुलरली स्टेट की हो या राज्य की या सेंटर की हो, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बाहर के जो मुद्दे होते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स जो होता है, उसके फॉरेन पॉलिसी जो होती है उस पे बड़ी हावी होती है। और मैं अगर आज की पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की देखता हूँ तो अपने यहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी तो कंप्लीटली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ड्रिवन है, रादर देन जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए जिस तरीके की पहले होती थी। उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मेरा मानना है, मैं 2 बातें कहूँगा। एक बार हम लोग स्टार न्यूज़ में काम करते थे, तो हुँ, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। हुँ, एक बैठक बुलाई उन्होंने अपने घर पर, हुँ, तो सोनिया गांधी इनवाइटेड थीं उसमें। हुँ, सोनिया गांधी के साथ मीटिंग थी। मुद्दा क्या था? भारत को अपने सैनिक इराक भेजने चाहिए क्या? हुँ, तो रिपोर्टर से हमारी बात हो रही थी, तो रिपोर्टर ने कहा कि, मैंने कहा क्या लगता है? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो हुँ, लगता है कि सोनिया गांधी मान जाएँगी। मैंने कहा हुँ, क्यों? क्यों मानेंगी? हुँ, भई अगर हमारे सैनिक वहाँ गए और खुदा न ख़ास्ता हुँ, कुछ लोग शहीद हो गए, हुँ, तो अटल जी तो कहेंगे हमने सोनिया गांधी से पूछ के भेजा था। हुँ, ब्लेम बराबर-बराबर का आएगा। हुँ, लेकिन अगर हमने बहुत अच्छा काम किया, हुँ, इसका क्रेडिट सीधे-सीधे अटल बिहारी वाजपेयी को जाएगा। हुँ, सोनिया गांधी को क्रेडिट तो जाएगा नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो सोनिया गांधी को मिल क्या रहा है इसमें? हाँ, हाँ, वो ठीक क्यों बात है। हाँ करेंगी? हाँ, उसने कहा नहीं, नहीं ये मुद्दा ऐसा है, इंटरनेशनल इश्यू है, तमाम है। हाँ, आधे घंटे बाद सोनिया गांधी निकल गईं और मना हाँ, कर दिया, है ना? हुँ, तो मैं आपसे क्या कह हुँ, रहा हूँ कि जो हुँ, पार्टी हित में है वही देश हित में है वाली हुँ, कहानी है। हुँ, दूसरा, आपने कहा कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स गाइड कर रही है फॉरेन पॉलिसी को। हुँ, मैं मानता हूं कि बिल्कुल ऐसा है। हुँ। ये कोई कहना चाहे या ना कहना चाहे, लेकिन बिल्कुल ऐसा है और यह खतरनाक है। क्या ये फिनोमेना पहले भी होता था बीजेपी के अलावा? मुझे नहीं लगता कि, मतलब मुझे मुझे अपनी मेमोरी में मुझे याद नहीं है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इतना ड्राइव करती थी। देखिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का प्रेशर हमेशा रहता है। हुँ, आज अगर ट्रंप ईरान की लड़ाई खत्म करना चाहते हैं, तो हुँ, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है हुँ, कि अमेरिका में हुँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए हैं हुँ, और नवंबर में हुँ, मिड टर्म होना है। हुँ, तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो वहाँ भी हावी है, हुँ, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वहाँ भी हावी है। हुँ, लेकिन हमारे सारे फैसले अगर उससे हम ड्राइव करने लगेंगे, हुँ, तो ये बहुत डेंजरस है। मुझे हुँ, नहीं पता हुँ, ये सलाह किसने दी थी प्रधानमंत्री को हुँ, कि लड़ाई से 1 दिन पहले पीएम इज़राइल में थे। हुँ, आपको पता है आज की तारीख में एक हमारा एक अलायंस है, चलिए एक मोटा-मोटा कहिए कि भारत, इंडिया, यूएई, अमेरिका, इज़राइल हुँ, वाला एक स्ट्रैटेजिक टाइज़ है। है। लेकिन इज़राइल की हालत ऐसी हो गई है हुँ, कि वो दुनिया में बिल्कुल हुँ, अछूत-सा हो गया है। हुँ, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जेडी वैंस ने कही थी। हुँ, अभी 10 दिन पहले कही थी। हुँ, जब वो नाराज़ हुए थे, हुँ। अ, वो कोट बताइए ना सर क्या था? उसमें उन्होंने कहा था कि, हुँ, मतलब इज़रायली कैबिनेट के कुछ लोगों ने हुँ, क्रिटिसाइज़ किया था हुँ, यूएस ईरान की डील को। हुँ, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम हुँ, दुनिया के अकेले देश हैं जो तुम्हारे एलाई हैं, और हुँ, ट्रंप अकेले राष्ट्रपति, हेड ऑफ द स्टेट हैं, हुँ, जो तुम्हारे साथ ऐसे खड़े हैं, हुँ, पावरफुल एलाई। हुँ, और तुम हमें बता रहे हो कि मतलब तुम क्रिटिसाइज़ कर रहे हो हमारी हुँ, की हुई डील को। हुँ, तो जेडी वांस मुँह पे कह रहे हैं कि हुँ, हम अकेले हैं जो तुम्हारे साथ खड़े हैं दुनिया में, हुँ, और ट्रंप अकेले हेड ऑफ स्टेट हैं जो खड़े हैं तुम्हारे साथ। हुँ। ठीक कह रहे हैं वो। हाँ, जेडी वांस कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हुँ, हुँ, तो आप सोचिए कि हुँ, इज़राइल की ये हुँ, स्थिति हो गई है। हुँ, मतलब इज़राइल कहाँ से कहाँ आ गया। हुँ, लेकिन हम साथ खड़े हैं, हुँ, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखें तो हुँ, जनता साथ खड़ी है, हुँ, बड़ी आबादी खड़ी है साथ में। हुँ, तो कहीं न कहीं ये तो लगता है ना कि, हुँ, और इसका मतलब हुँ, इज़राइल को हम सपोर्ट क्यों करते हैं, इसके हुँ। पीछे कोई हमारी आइडियोलॉजी तो है नहीं, हाँ, है ना? ना हाँ, हम ज्यूज़ के स्टेट को हुँ। सपोर्ट करने वाली बात है, ना कुछ ऐसा है। वो मदरलैंड, फादरलैंड बता रहे थे। तो ये बहुत वियर्ड है कि हाँ, हाँ, हम हुँ, हर जगह, हुँ, यस, डोमेस्टिक हुँ, पॉलिटिक्स गाइड करती है, हुँ, और एकदम इज़राइल का हुँ। एग्ज़ाम्पल है आपके सामने। पर सर इज़राइल के साथ जैसे जब गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं लोग तो ये हाँ, कहते हैं कि हमारे उनके साथ टाइज़ हैं। पर्टिकुलरली मिलिट्री टाइज़ हैं, हमारे उनके साथ वाटर टाइज़ हैं या एग्रीकल्चर टाइज़ हैं या हम ड्रोन्स उनसे खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें कहते हैं। हालाँकि ये भी सच है कि वो इतना छोटा-सा देश है, जितने लोग वहाँ पे उतने तो अभी ट्रेन में घूम रहे होंगे, यूपी, बिहार में इकलौते में। तो
आपको वो वेपन बेचता है, हम्म, यही होता है ना। आपको इजराइल टेक्नोलॉजी बेचता है और आप उससे खरीदते हैं। हम्म, एग्रीकल्चर की आपने बात की, टेक्नोलॉजी आपको बेचता है, आप खरीदते हैं। वेपन आपको वो बेचता है, आप खरीदते हैं। हम्म, उसके अलावा ऐसा क्या हम्म। महान इजराइल ने किया है भारत के लिए, मुझे तो ये जानना है। पेगासस दिया एक। पेगासस दिया है। तो हाँ। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा हाँ। क्या हुआ है हम्म, कि हम्म, जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम्म, है ना, हम्म। तो आप देखिए कितने देश हमारे साथ खड़े हुए। कोई नहीं खड़ा हुआ हमारे साथ, एक दो को छोड़ के। मुझे उम्मीद थी कि हम्म, मतलब भारत, मैं भारतीय हूँ, मेरे देश के साथ लोग खड़े होंगे, देश खड़ा होगा, कई देश खड़े होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हम्म, मेरे पासपोर्ट पर तो भारत ही लिखा हुआ है। हम्म, तो वो सपोर्ट मुझे उसकी हम्म। कमी नजर आई। सर मैं इस बात को ऐसे लीड करता हूँ कि जैसे आपने स्पोर्ट की बात करी, तो जब ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट उसके बाद जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बात करना और अपना डेलीगेशन भेजना शुरू किया, तो सबसे पहले यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ के उन्होंने भेजा। वहाँ पे वहाँ के जो उनके काउंटर पार्ट थे उन लोगों के साथ उन्होंने बात करी। पर हमारे देश की तो पॉलिसी नेबरहुड फेस्ट रही है। नेबरहुड के आसपास तो हमने किसी को उस तरीके से बात नहीं करी, रादर हमने जितना तवज्जो यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज़ को बताया कि ये हमारे साथ ये टेररिज्म हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो ये नेबरहुड फेस्ट वाली पॉलिसी से कहाँ चले गए हम। पहली बात तो ये कि हमने जो डेलीगेशन भेजा, कोई फ़ायदा भी हुआ उसका? हम्म, मुझे लगता नहीं है कि बहुत फ़ायदा हुआ। दूसरा, नेबरहुड फर्स्ट की जो हम बात करते हैं, हम्म, अ, उसमें देखिए हमारा जो नेबरहुड है उसमें हम सबसे बड़े देश हैं। हम्म, तो दो तरीके होते हैं, या तो हम्म, आप धौंस जमा लीजिए अपने पड़ोसियों पर, हम्म, या आप उनसे बड़े भाई जैसा बर्ताव रखिए, हम्म, है ना। तो आपका हमारा रफली पूरा नेबरहुड हमारे हाथ से फिसल गया है। हम्म, आप देख ही रहे हैं, हम्म, अभी आपने देखा ना, जो बांग्लादेश ने पोर्ट दिया है चाइना को, मंगला हाँ, पोर्ट। हम्म, और हमने चाबहार तो छोड़ ही दिया, खैर ईरान हम्म। वाला तो छोड़ ही दिया, हमने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं हमारा करेंगे। जेटी था वो। और पर्टिकुलरली चाइना नहीं, वो तो हमने किया है। नेपाल में तो एक हमने ईस्ट से वेस्ट पूरा एक लंबा सड़क बनाया है। पर मैं आपकी जो नेबरहुड पॉलिसी, सॉरी मैंने गलत टोक दिया आपको, मैं हाँ, ये पूछना आपसे चाह रहा था कि हमारी क्या मजबूरियां हैं कि हम ऐसे छोटे छोटे देशों को भी हमारे साथ लेके नहीं चल पा रहे, जो जिनके साथ हम ट्रेडिशनली कल्चरली बहुत लंबे वक्त से और बहुत सिविलाइजेशनल तरीके से जुड़े हुए हैं। एक तो मुझे लगता है कि थोड़ा हम में एरोगेंस आ गया है, हम्म। ठीक है, बड़े होने का। नेपाल से आपके संबंध कब बिगड़े? वो भूकंप आया था तब। जब आपने ब्लॉकेड किया नेपाल का, हम्म, है ना। जब रफली 6 महीने का हम्म, एक ब्लॉकेड था जिसमें हाहाकार मच गया नेपाल में, हम्म, क्योंकि हमने पेट्रोल डीजल गैस की सप्लाई रोक दी। हम्म, नहीं करना चाहिए था। हम्म, बांग्लादेश, आज देखिए, आपके साथ शेख हसीना जब थी हम्म, आपके साथ था। हम्म, हम शेख हसीना पर इतने डिपेंडेंट हो गए थे कि हमने दूसरी पार्टी से बात ही करनी छोड़ दी थी। हम्म, हमें ये लग रहा था ना कि शेख हसीना ही हमेशा रहेंगी। हम्म, हम क्यों नहीं दूसरी पार्टी से बात कर रहे थे? आप देखते हैं ना कि विदेश के नेता भारत आते हैं तो विपक्षी नेताओं से मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? इसलिए इसीलिए मिलते हैं ना कि कल को अगर ये पावर में आएंगे तो हमारे संबंध इनसे अच्छे रहने एक चाहिए, बैलेंसिंग अप्रोच। है ना। हम्म, भूटान अब चीन से सीधे बात कर रहा है। हम्म, श्रीलंका हम्म, बीच में है कहीं, हम्म, न इस तरफ न उस तरफ। हम्म, हालांकि जब आप श्रीलंका जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि हम्म, चाइना वहाँ कितना काम कर रहा है। हम्म, तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे ये अच्छा तो नहीं लगता, हम्म, लेकिन नेबरहुड में हम्म, पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है बात करने का, हम्म। है ना। वो तो अलग ही रामायण है उनकी। वो तो अलग ही रामायण हो जाएगी। हम्म, चाइना के साथ हम ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं। हम्म, ज़माना अब कंपटीशन का नहीं है, हम्म, ज़माना कोलैबोरेशन का है। हम्म, अगर आप कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो आपके लिए हम्म, ग्रो करना मुश्किल होगा। ओके। हमें चाइना के साथ, मुझे लगता है पर्सनली, हमें चाइना के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए। ऐसा आपको क्यों लगता है? हम बहुत चीज़ों के लिए चीन पर डिपेंडेंट हैं, हम हम्म, माने या नहीं माने। हम्म, आप दवाओं से लेके और हम्म, लैपटॉप तक, हम्म, स्मार्टफोन तक पर आ जाइए। हम्म, और जब
देखिए, चाइना का इन्वेस्टमेंट भारत में होना अच्छा है भारत के लिए। हमने पता नहीं एक सिस्टम सा बना रखा है कि चाइना के साथ हम एक दूरी बनाकर रखते हैं, खासकर गलवान के बाद। चाइना की पॉलिसी क्या रही है? चाइना कहता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट अपनी जगह पर रखो और बाकी बातें इधर। हम कहते हैं नहीं, ये नहीं होगा, चलेंगे तो दोनों साथ साथ चलेंगे। अब ताइवान का ट्रेड देखिए चाइना के साथ। ताइवान कितना छोटा देश है और 24 घंटे थ्रेट रहता है उसको कि आज नहीं तो कल चीनी हम पर हमला कर देंगे, ऐसा उसको लगता है। हम चाइना के पार्ट बन जाएंगे। चाइना का मतलब शी जिनपिंग का घोषित ये एजेंडा है कि ताइवान हमारा पार्ट होगा। लेकिन ट्रेड देखिए दोनों के बीच कितना है, मुझे लगता है 400 बिलियन के आसपास होगा, है ना, डॉलर। तो वो ट्रेड नहीं रोकते, वो चलता रहता है। ट्रेड तो इंडिया पाकिस्तान भी नहीं रोकते सर। अभी देखिए आपने चाइना के साथ, आपको पता है फ्लाइट तक बंद हो गई थी, हमने फ्लाइट तक बंद कर दी। वीज़ा इशू होने अब शुरू हुए हैं, जब इंडिया की बड़ी कंपनीज ने कहा कि ऐसे नहीं हो पाएगा, हमें उनकी मशीनों को ऑपरेट करने के लिए उनके वर्कर चाहिए। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब भूल जाएंगे, लेकिन मुझे ये अप्रोच बेहतर लगती है कि आप काम कीजिए साथ में उनके, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट को अलग रखा जाए। देखिए आपको ग्रो करना है ना, तो आपको चाइना आपको टेक्नोलॉजी देगा, चाइना इन्वेस्टमेंट देगा, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है उसको वो इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी लेने में, क्योंकि यूएस कितना रिलायबल पार्टनर है ये आप देख चुके हैं, बहुत दिन नहीं। तो यूनाइटेड स्टेट्स हमारे लिए मजबूरी है फिर, क्योंकि चाइना के हम आसपास नहीं लग पा रहे हैं, तो अब यूएस ही हमारे पास इकलौता ऑप्शन बचता है। यूएस ही एक ऑप्शन बचता है, लेकिन यूएस के साथ आपके संबंध अभी कैसे रहे हैं? 50% टैरिफ झेल रहे थे हम, दुनिया में हाईएस्ट था ये, और वो जब चाहे तब हमारी बेइज्जती कर देता है। वो ब्राजील के साथ साथ हम पर 50% टैरिफ लगा हुआ था। मतलब इफेक्टिवली आप धंधा कर ही नहीं सकते, है ना। वो भी किस लिए? क्योंकि हम रशिया से तेल ले रहे थे। भाई जब हम तेल ले रहे थे तो आपने कीमत तय की थी ना कि भाई $60 से कम रहेगा, और वही तेल यहां से रिफाइन होकर यूरोप जा रहा था। तो प्रॉब्लम क्या हुई है कि यूएस को अब एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। पिछली कुछ जो घटनाएं हुई हैं उसमें आप सिंदूर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप बयान देखिए, मैं तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कंप्लीटली। अभी जेडी वेंस ने कहा कि मैं 2 ही लोगों से सबसे ज्यादा बात करी, मेरी वाइफ और ये मुनीर। बिल्कुल। और ट्रम्प कहते रहे बार बार कि मेरे कहने से, मेरे मीडिएशन की वजह से लड़ाई बंद हुई। भारत लगातार डिनाई करता रहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमने और पाकिस्तान ने बात की है। तो इन सब चीजों से ना बड़ी खटास सी आ जाती है। उसके बाद फिर टैरिफ लग गया। तो यूएस आज की तारीख में रिलायबल पार्टनर नहीं, ऐसा नहीं कि आपके लिए नहीं है, अभी फिलहाल किसी के लिए नहीं है वो।